गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। ISPCS बाय एग्जामपुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एप्लीकेशन के स्टूडेंट से बताएंगे क्लास वगैरह शो हो रही हो तो आपको, और अगर कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ मेल कर देंगे आप एप्लीकेशन वालों को। मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पर तो लाइव हो चुकी है और जो भी हर्डल्स हैं वो जल्द ही सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर हिंदी साहित्य में जो कर रहे थे उपन्यास को, राइट। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत गोदान को हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। गोदान एक अपने समय का, मतलब कह सकते हैं आप, महाकाव्यात्मक तरीके का उपन्यास है। ठीक है, महाकाव्यात्मक तरीके का उपन्यास है, राइट। तो इसको आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है किसी ने तो वो इसको जल्द से जल्द पढ़ ले बच्चों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन काइंड ऑफ उपन्यास है। और बेहतरीन कहने का मेरा मतलब है कि पूरे के पूरे जो वर्ग हैं 1936 में इसे लिखा गया। 1934 से शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी इसको लिखना, और कहेंगे कि अगर मैच्योरिटी या प्रौढ़ावस्था की अवस्था में देखा जाए तो ये उनकी बिल्कुल बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मैच्योर रचना है। गोदान 1936 में आ जाती है, और 1936 एक बहुत ही अलग प्रकार का युग था। जानेंगे इसमें उन्होंने किस प्रकार से वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं गोदान जो है हमारा फेवरेट नॉवेल है। बहुत अच्छे। हाँ जी, एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा बताते चलें बीच बीच में कि उनको चीज़ें लाइव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हर्षित जी, शो ही नहीं हो रहा है। हर्षित प्लीज़ मेल करिए, आप मुझे मेल कर दीजिए आप मुझे भी शो नहीं हो रहा है एप्लीकेशन पर। ठीक है हर्षित बच्चे, एक बार मेल कर देना मुझे थोड़ा सा आप। गोदान 1934 से लिखना प्रारंभ किया, और 1936 में प्रकाशित हो गया। ये है आपका गोदान, जो 1934 से इन्होंने लिखना शुरू करा और 1936 में इसे प्रकाशित करा। और अगर हम कहें तो ये मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, संपूर्ण जो उन्होंने किया। लिख सकते हैं आप इसे कि अंतिम पूर्ण उपन्यास। इसके बाद में एक उपन्यास और लिखा गया इनके द्वारा, मंगलसूत्र, पर ये एक अधूरा ही रह गया। ठीक है, ये उपन्यास अधूरा ही रह गया इनके लिए। इसको किसानों की दुख और त्रासदी का महाकाव्य भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। अभी मैं कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगी जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न ऐसा भी कहा गया है कि इसे किसानों की त्रासदी का महाकाव्य कहेंगे। ठीक है, एक प्रश्न 2021 में इससे पूछा गया है। अभी मैं प्रश्न क्या है उसको बताऊंगी आप लोगों को, तो इसमें थोड़ा सा आप इसे सपोर्ट करते चले और क्वेश्चन को लिखते चलें कि क्या प्रश्न कहना चाहता है। ठीक है, क्या प्रश्न कहना चाहता है उस प्रश्न को थोड़ा सा देखते चलें। और कहानी आप लोगों ने सभी ने पढ़ी हुई होगी, फिर भी मैं सारी चीजों को बताते हुए आपके साथ में चलती रहूंगी। पिछले साल का जो एक प्रश्न है 2021 सिविल सर्विसेज एग्जाम, वो प्रश्न पहले देख लेंगे क्या है। लिखें, प्रश्न पूछा है। प्रश्न पहले इसलिए लिखवा रही हूं ताकि आप पढ़ते हुए इन चीजों को याद कर सके। ठीक है, गोदान के पात्र व्यष्टि परक न होकर, ठीक है, गोदान के पात्र व्यष्टि परक न होकर के वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। वर्ग के प्रतिनिधि
के रूप में आते हैं सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझे। व्यष्टि परक क्या होता है समझे। ये आपका पूछा है इस साल 2021 में जो मुख्य परीक्षा हुई है, यूपीएससी सीएससी मेंस 2021। ठीक है, 2021 में ये सवाल पूछा गया है। यूपीएससी सीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। आज और चलेगी प्रतिभा कुमारी जी यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी, जैसे ही वहां पर सारी चीजें ये हो जाती है तो। ठीक है जी, ठीक है, चलिए। अब यहां पर कुछ चीजें आ जाती हैं। पूछ रहा है कि व्यष्टि परक, व्यष्टि परक क्या होता है सबसे पहले बताएं मुझे। व्यष्टि परक ना होकर के प्रतिनिधि के वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इसको देखा जाता है, यानी कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है क्लास का। ओके, इसमें कह रहा है कि जो इसके पात्र हैं यानी कि गोदान के जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स व्यष्टि परक आपने जब इकोनॉमिक्स के आप टाइप्स पढ़ते हो तो वहां पर पढ़ते हो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल या आप कह सकते हैं यूनिट, इंडिविजुअल या आप कह सकते हैं यूनिट। ठीक है, तो ये ना होकर के क्या है भाई, क्या कह रहे हैं कि वर्ग के प्रतिनिधि यानी कि एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कौन, गोदान। सवाल समझे, सवाल समझ में आया आप लोगों को। कह रहे व्यष्टि नहीं समझ में आया, साक्षी पंडित, दैट इज अ गेम, यही तो गेम है। हिंदी साहित्य हो या कोई भी विषय हो, शब्दावलियों का ही तो गेम है आपके लिए, है ना। तो यही खेला है, इसी को आपको खेलना है। जब हमें व्यष्टि परक समझ आ जाएगा तो हमें चीजें भी समझ में आने लगेंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें आप इसे, बहुत अच्छे एटीट्यूड कर, एक एक ना करके ग्रुप के प्रतिनिधि हैं, वेरी नाइस, एक एक ना करके। यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मुंशी प्रेमचंद, जब हम होरी के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होरी, तो होरी केवल एक होरी नहीं है, होरी केवल एक व्यष्टि नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है, एक इकाई नहीं है, एक यूनिट नहीं है। तो होरी क्या है, तो होरी है उस पूरी के पूरे जो उत्तर भारत के किसान हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम होरी कर रहा है। गोबर नहीं है, यानी कि होरी का बेटा होने के साथ साथ वो केवल एक लड़का नहीं है, वो उन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो भी पूंजीवाद के लिए, जो भी सामंतवाद के लिए, जो भी इन सभी हरकतों के लिए कदम उठाते हैं, जो कहते हैं कि कोई भी बड़ा छोटा ईश्वर के घर से बन के नहीं आता, कोई भी बड़ा छोटा गरीब अमीर ईश्वर के घर से बनकर नहीं आता। और होरी कहता है कि कुशल उसी में है कि पैरों के नीचे गर्दन दबी है, दबाए रखो। गोबर कहता है कि भाई गर्दन को निकालो, तो गर्दन, वो गोबर उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम बात करते हैं मालती की, तो मालती न केवल एक मालती है, न केवल एक मॉडर्न लेडी है, शी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मॉडर्न लेडीज। वो सभी उन आधुनिक महिलाओं का क्या है, उन सभी आधुनिक महिलाओं की प्रतिनिधि है। जब हम बात करते हैं धनिया की, तो धनिया का पति होरी कर्ज में दबा हुआ एक गरीब व्यक्ति है। और ऐसे ही सभी जो महिलाएं हैं और जो उस वर्ग की हैं जिस वर्ग में धनिया है, तो वो सभी इसी प्रकार के कर्ज में, इसी प्रकार की चीजों में दबे हुए हैं। जब इसको शुरू करते हैं इस उपन्यास को, तो मैं आपको बताते चलूं कि लिखा जाता है बेलारी और सेमारी दो गांव हैं, लिखा जाता है। फिर वहीं पर यहाँ पर लिखा जाता है कि जिले का नाम लेना उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसकी कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब जिले का नाम ले देंगे तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू अ सोसाइटी, ये एक बड़ा वर्ग हो जाएगा। जब बेलारी और सेमारी कर रहे हैं तो ये कौन है, ये दो छोटे छोटे गांव हैं।
और आप देखेंगे इसको तो ये गांव ऐसे ही, ऐसा लिखा है उन्होंने, ये ऐसे ही गांव है जैसे अमूमन 1936 के भारत में हुआ करते हैं। यानी कि ये केवल गांव नहीं है, ये गांव है उस पूरे के पूरे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले गांव। ये चीजें समझ में आई आप लोगों को जी? यहाँ पर ये चीजें समझ आई? कह रहे हिंदी की शब्दावली कठिन है। भाई हर चीज की शब्दावली कठिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिखिए इस चीज को कि यहाँ पर लिखें इस चीज को फटाफट से। लिखिए इसमें कि पहली बात तो जो गोदान है, गोदान एक यथार्थ परक रचना है। ये चीज तो आप सभी समझते हैं, यथार्थ परक रचना है, यानी कि रियलिज्म पर आधारित है, रियलिज्म पर आधारित है। उसमें जो होरी की समस्या है, जो गोबर का पीढ़ी संघर्ष है, वर्ग पीढ़ी संघर्ष, जो मालती कह रही है, जो सरोज कह रही है, जो मथुरा कह रहा है, कौन है मथुरा जरा बताएं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में करके। ये सब कौन है? ये सब एक एक पात्र का नहीं अपितु एक एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यानी कि सबसे पहली बात तो ये यथार्थता पर आधारित है, ये यथार्थ परक है, ये यथार्थ परक है। दूसरी बात यहाँ पर जो पात्र है वो केवल एक पात्र नहीं, केवल एक पात्र नहीं, वरन वो क्या है? वर्ग का प्रतिनिधि, वर्ग का प्रतिनिधित्व है। वो केवल एक पात्र नहीं है वरन एक पूरे के पूरे वर्ग का, कह रहे सोना का हस्बैंड है, बहुत अच्छे, वो पूरे के पूरे एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चीज को भी देख सकते हैं कि ये जो पात्र हैं, पात्र केवल अपनी विशेषताएं नहीं बताते हैं, पात्र केवल अपनी विशेषताएं, अपनी अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, अपनी विशेषताएं न बताकर पूरे के पूरे समाज की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? यानी कि यहाँ पर ये केवल अपना ही नहीं अपितु पूरे के पूरे इसका वर्णन करते हैं, है ना? यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत में ही जो बेलारी और सेमारी दो गांव के नाम बताए गए। ये क्या है? दो गांव है, पर इनके जिले कौन सा था? इनका कौन सा जिला था? कोई पता ही नहीं। इनका जिला क्या था? नहीं पता। तो जिले का नाम नहीं बताना किस चीज का द्योतक है? जिले का नाम न बताना किस चीज का द्योतक है? ये द्योतक है इस चीज का कि पूरे भारत भर में इसी प्रकार के गांव मौजूद हैं, इसी प्रकार के गांव मौजूद हैं। यानी कि पूरे भारत भर में अगर इसी प्रकार के गांव मौजूद हैं तो ये किसका प्रतिनिधि है? ये एक वर्ग का प्रतिनिधित्व है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी का। ठीक है, तो ये पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व है, ये पूरे के पूरे वर्गों का प्रतिनिधित्व है। इस चीज को आप थोड़ा सा यहां पर समझते हुए चलेंगे। यहां पर जब हमने होरी को देखा और होरी के प्रति होते हुए उस शोषण को देखा, यानी कि ये केवल होरी का शोषण नहीं है, ये किसका शोषण है? ये पूरे समाज के कृषकों की दशा है। ठीक है, ये केवल होरी नहीं है, ये सारा का सारा समाज इसी पर आधारित है। ठीक है, जब गोबर वहां पर जाता है
शहर में, गोबर शहर में जाता है। आपने पढ़ा होगा कि गोबर शहर में जाता है, पहले तो वो एक छोटा सा दुकान सा लगाता है, फिर मिल में जाकर के काम करने लगता है, मिल मजदूर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? मिल मजदूर। तो आप देखोगे कि ये मिल मजदूर बनने पर इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये थका हारा दिन भर काम करके लौटता है, और जब ये आता है तो इसको कुछ पता नहीं रहता कि ये कहाँ है, कौन है। शरीर इतना ज्यादा थक जाता है, और जब ये देखता है कि बाकी जो मजदूर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ शराब ताड़ी पी करके अपने शरीर की थकावट को मिटा रहे होते हैं। तो यानी कि गोबर उस पूरे के पूरे मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उस पूरे के पूरे मजदूर वर्ग का प्रतिनिधि है। ये चीज समझ में आई जी। होरी उपन्यास का कौन है? मुख्य पात्र है। बिल्कुल सही बात है, होरी जो है उपन्यास का मुख्य पात्र हो जाता है। ये चीज तो समझ में आ रही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ रूबी जी, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। देखो रूबी एक हमारे साथ एप्लीकेशन पर है, आप सभी वहां पर जाकर के देख सकते हैं, है ना। एक बार हर्षित ट्राई करो कि ऐप पे आ जाएंगे क्या बच्चे? ठीक है, ओके ठीक है। तो मजदूर वर्ग का यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक तरफ जो राय साहब है, राय साहब, एक तरफ जो वो है सहुआइन, सहुआइन, एक तरफ जो नोखेराम है, नोखेराम। ये सब कैरेक्टर आप लोग को याद रखने हैं। नोखेराम ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये क्या करते हैं? कर्ज में लोगों को पैसे देते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, और उससे लोगों को बहला फुसला करके बहुत ज्यादा पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं। ये किनका काम है? ये काम है आपके राय साहब का, सहुआइन का और नोखेराम का। और भी कई ऐसे कैरेक्टर्स आपको गांव में मिलेंगे जो इस तरीके के कार्य वहां पर कर रहे हैं। कैसे कैसे शोषण करते हैं, बिल्कुल श्वेता सिंह यहाँ पर बताया गया है। अगर मैं आपको समझाऊं, बताऊं तो आप देखेंगे कि जब होरी बेचारा, मतलब उसके घर में जो तंबाकू, तेल, आटा वगैरह जो भी आता है बाहर से, तो उसको, जैसे ये है सहुआइन, कई जगह तो सहुआइन और होरी की एक मीठी नोकझोंक भी दिखाई देती है, और धनिया चिढ़ती है इस चीज से। धनिया को शक होता है अपने पति पर, है ना। तो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से चिढ़ जाती है कई बार, है ना। और ये तो बिल्कुल उसे भाभी मानते हैं, तो भाभी और देवर के बीच में मीठी चिक्की नोक झोंक तो होते ही रहती है। ठीक है, विवेक चौधरी ये रहेगा आपका 2 साल तक। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मालती राय साहब, बहुत लोग हैं, बिल्कुल श्वेता जी। और ये सारे के सारे, मालती जो है शुरुआत में एक आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व है। उसकी जो बहन है, बहन का नाम क्या है मालती की, जल्दी से बताएंगे। तो मालती पूरी की पूरी जो मॉडर्न एज है उनको रिप्रेजेंट करती है। और जो खन्ना जी की वाइफ है, नाम बताएं फटाफट से। खन्ना जी की वाइफ जो है मिसेस खन्ना मालती से चिढ़ती है, क्योंकि मिस्टर खन्ना मालती के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। नहीं, उनको चाहिए कि इस तरीके की ही मतलब पत्नी हो उनकी। जो दूसरे हैं एक और, जो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बुद्धिजीवी को जिन्होंने रिप्रेजेंट करा है, मेहता, है ना। तो वो यहाँ पर इनके प्रति आकर्षित रहे शुरू में, बाद में बदलती जाती हैं चीजें। जब मालती अपनी उस स्त्रीत्व के रूप में एक दूसरा रूप धारण कर लेती है, आपने देखा होगा जो गोबर का लड़का होता है मंगल, खूब सेवा करती है उसकी, अपने आंगन में ही रख लेती है उसको। एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, वो उसको काफी ज्यादा मदद भी करती है। जी, क्या नाम है? कामिनी, बहुत अच्छे, कामिनी नाम है उसका। तो कामिनी जो है उनको कहीं कहीं पर मिसेस खन्ना लिखा गया और कहीं कहीं पर कामिनी लिखा गया। एक्चुअली जो कामिनी है बहुत अच्छी लेडी है, परंतु कई जगह पर आप देखेंगे उनको कि एक बार वो गुस्से में रूठ के घर से चली जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर मिस्टर खन्ना को एक अलग टाइप की, मतलब उनको एक अलग टाइप की लेडी, वो मिस मालती में बहुत मतलब अच्छा रूप उसका देखते थे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। जी, यहाँ पर देखेंगे इसमें, जी इसमें देखेंगे कि इसमें जो सिलिया आदि है, सिलिया इसमें
शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, दलित वर्ग की महिला का। अब आप देखें कि सिलिया से जो आपने दो कैरेक्टर सुने, दाता दीन और माता दीन, बताएं सिलिया के साथ में कौन रहता था यहाँ पर? भाई इन जो पांडित्य विद्या है उसके आधार पर इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है गांव से कैप्चर कर रखी थी। जब गोबर कहता है कि भूखे पेट पंडिताई करके दिखाएं तो पता चले, जब इतना ज्यादा पाप का खा लेंगे, गोबर कहता है कि जब इतना ज्यादा पाप कर्म का खा लेंगे माता दीन और दाता दीन, तो भक्ति पूजा तो करेंगे ही ना, कहीं तो कम हो कम से कम, है ना, कहीं तो कम हो कम से कम वो चीजें। तो जब इतना पाप कर्म ये कर लेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें, अभी राम द स्टडी अभी बता रही हूं मैं आपको, ये पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगी, 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो मैंने आपको वर्ग वाइज चीजें बताई हैं वो यहाँ पर, अब जो नोहरी है, नोहरी कौन है, नोहरी से कौन शादी करता है बताइए, पता है ना चीजें, बताइए नोहरी से कौन शादी करता है? नोहरी बेमेल विवाह, बेमेल विवाह, बेमेल विवाह कई प्रकार के होते हैं, या तो उम्र का फर्क हो सकता है या फिर किसी प्रकार से जो है छोटे बड़े का फर्क हो सकता है, मतलब कोई नाटा है कोई लंबा है, किसी में रूप गुण सौंदर्य पढ़ाई लिखाई कुछ भी, बेमेल यानी कि नोट मैच्ड परफेक्टली, राइट। जल्दी से बताएं जो मैंने आपको पूछा। अभी मैं फिर आपको इसकी कहानी पूरी की पूरी बताने जा रही हूँ। यहाँ पर कहानी को अगर हम देखें तो गोदान की जो स्टोरी है बड़ी ही प्यारी सी है, और यहाँ पर गोदान में जो मुख्य पात्र हैं हमारे वो है होरी, और होरी की पत्नी का नाम है धनिया, और इन दोनों के जो बच्चे हैं, इन दोनों के 3 बच्चे हैं, गोबर, रूपा और सोना, ठीक है। ये हो गया भाई इनका परिवार हो गया। इसी के साथ साथ इनके 2 भाई हैं होरी के, जल्दी से नाम बताइए फटाफट से, 2 भाई, दोनों के भाई और दोनों की पत्नियां, जल्दी से बताएं इनके नाम। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोबर जो है एक लड़की होती है झुनिया, क्या नाम होता है? झुनिया, उससे प्यार करने लगता है, बाद में देखेंगे इसको। यहाँ पर मथुरा किसका पति है, सोना का या रूपा का, तो बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 2 भाई, साथ ही साथ जो शहरी है, शहर में चल रहा है राय साहब, इनका एक पुत्र है। यहीं पर आप देखेंगे मिस मालती, उनकी एक बहन है सरोज। यहीं पर आप देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर मिस्टर खन्ना, इनकी एक जो पत्नी है कामिनी। यहीं पर आप देखेंगे मेहता को। ये सारे कैरेक्टर्स मुख्य रूप से इसमें बार बार आते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। हीरा, शोभा और पुनिया उसकी बीवी है। किसकी बीवी है बताएं जल्दी से। यहाँ पर इनका नाम है हीरा है और शोभा है। पुनिया बताएं किसकी बीवी है? पुनिया हीरा की बीवी है या शोभा की? इन्हीं में से एक भाई जो है ऐसा माना जाता है कि गाय मार देता है उसकी। खैर जानेंगे अभी। ये मुख्य पात्र हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद गांव में और भी पात्र हैं, जैसे माता दीन, दाता दीन, ये दोनों बाप बेटे, दाता दीन। यहीं पर एक जो है सिलिया कौन है? सिलिया दलित है कम्युनिटी से। यहीं पर एक है सहुआइन जो ब्याज वगैरह पे पैसे देती है, तेल की दुकान है उसकी। ये सब यहाँ पर मेन कैरेक्टर है। ये सब कौन है यहाँ पर? मेन कैरेक्टर है, राइट। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या होता है। हाँ, एक और है भोला, इसका सिलिया का कहाँ गई? झुनिया का बेटा, झुनिया का पिता क्या नाम है? भोला झुनिया का पिता। और यही लेके आता है किसको? नोहरी को। नोहरी याद है? नोहरी नाम है भाई, नोहरी नाम है, राइट। चलिए जी यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज को। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं, इसमें जानेंगे क्या है। शुरुआत जो होती है इस उपन्यास की वो कुछ इस प्रकार से होती है कि धनिया और होरी दोनों में एक मीठी नोकझोंक हो रही होती है। दोनों आपस में जो है बातें कर रहे होते हैं, और जो हमारे होरी जी हैं वो काफी पिचके हुए मुंह के और सांवले रंग के। हीरो की जो एक पहचान होती है बॉलीवुड में वो किस प्रकार की होती है? हीरो कैसा होता है बॉलीवुड में? एकदम दबंग टाइप का, एकदम खड़ा, लंबा, बढ़िया बाल, स्किन बढ़िया, ऐसा हीरो होता है।
होरी यहाँ पर अलग टाइप का हीरो है। कैसा? मुंह पिचका हुआ, क्योंकि गरीबी, जो भुखमरी है, गरीबी है, जो एक प्रकार का कहेंगे अभाव है, उसमें ये सब होरी की हालत हो गई है। ठीक है, उसमें ये सब होरी की क्या हो गई है? हालत हो गई है। तो होरी कहता है चल मेरे पोशाक दे दे और मैं चलूं। होरी की एक इच्छा है बचपन से ही, मतलब पहले से ही। एक्चुअली जो किसान होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि भाई किसानों के जो दरवाजा है उस पर गाय होनी चाहिए, दरवाजे पर गाय होनी चाहिए। ठीक है, अब यही इच्छा होरी को मार दे रही है। होरी ने बेचारे ने कई बार चाहा पर नहीं ले पाया। होरी के घर में 3 तो बेटे बेटी हैं और एक धनिया है, एक वो है। दोनों भाई अलग हो गए हैं, शोभा और हीरा। उनकी पत्नियां जो है एक नंबर की, मतलब पुनिया तो एक बहुत बड़े वाली है, मतलब क्या बताएं। तो फिर भी होरी एक संयुक्त परिवार में मान्यता रखता है, फिर भी होरी संयुक्त परिवार में मान्यता रखता है। और होरी का ऐसा मानना है कि जॉइंट फैमिली जो हो सकती है वो कोई नहीं हो सकता। और इसी बात पर गोबर जो है, गोबर और होरी दोनों में पीढ़ी का संघर्ष है। क्यों ये लिखा गया है 1936 में, और 1936 में समाज एक संक्रमण कालीन परिस्थितियों से गुजर रहा था। संक्रमण कालीन परिस्थितियों से समाज गुजर रहा था। इस चीज को आप समझें, कौन सी परिस्थितियां थी? क्योंकि एक तरफ तो शहरीकरण बढ़ रहा था, शहरीकरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं शहरीकरण के बढ़ने से मनुष्य के अंदर कई प्रकार की चेंजेस आ रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं कि मूल्यों के प्रति जागृत हो रहे थे, मूल्यों के प्रति कई प्रकार की जागरूकताएं सभी लोगों के अंदर आ रही थी। आप देख सकते हैं कि अभी आजादी यानी कि स्वतंत्रता, क्योंकि अभी मिल ही गई ना 1947 में, तो ठीक है, आजादी के लिए लोगों के अंदर, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे उनके अंदर, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो भी लोग थे उनके अंदर कई प्रकार की ये सारी चीजें आ रही थी। ठीक है, अब तो इन मूल्यों के लिए फाइट करना, यहीं पर आप देख सकते हैं जो आधुनिकता थी, आधुनिकता के लिए फाइट करना। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो एक प्रकार से जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद, सामंतवाद, ये सब चीजें नई थी लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक प्रकार से सूदखोर होते हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे ये सब आ रहे थे। इसीलिए गोबर और होरी के बीच हर दिन मतभेद होता था। यहाँ पर क्या हुआ कि होरी और गोबर दोनों बाप पुत्र हैं, होरी और गोबर, इनके बीच में जनरेशन गैप हम जिसे कहते हैं वो आ गया था। क्या आ गया था? जनरेशन गैप, राइट। तो ये जनरेशन गैप की वजह से दोनों में एक प्रकार से मतभेद रहता था, विचारों का मतभेद। क्यों रहता था? क्योंकि होरी कहता था कि भाई हम गरीब अमीर सब ऊपर से बना के देता है, या हमारे कर्मों का फल है ये। और इसी में गोबर कहता था कि इसे हम बदल सकते हैं, इसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में बड़ी लड़ाइयां रहती थी। खैर उसको भी देखेंगे अभी। यहाँ पर आप लोग देखें, पहले बात सुन ले भाई पूरी, है ना, आप ये सब कमेंटबाजी ना करें थोड़ी देर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि होरी जो है हमारा नायक, हमारी पिक्चर का, हमारे गोदान का, होरी को जाना है बाहर। होरी को इच्छा दबा दबा के बेचारा चलता है। होरी थोड़ा सा चुप रहने वाले इंसानों में से है कि भाई शांत रह के भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, होरी और गोबर के बीच जनरेशन गैप है ज्योति। तो होरी जा रहा है कहीं पर बाहर की तरफ, तभी देखता है कि जो भोला है, जो बाद में झुनिया के बीज वहीं से पड़े हैं, तो भोला जो है पछई गाय लेकर के आ रहा था। होरी भी अपना गुनगुनाते हुए खेतों की माड़ से राय साहब के यहाँ जा रहा था। राय साहब के यहाँ फंक्शन होने वाला है जिसमें होरी माली बनेगा राय साहब का। ठीक, उसमें पैसा देके माली बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही जा रहा था तो देखता है, तो इसके मन में इच्छा जागी कि भोला से ये गाय मैं ले लूं। पर भोला भाई क्यों गाय देने लगा? भोले का काम था दूध का काम करता था। झुनिया वहीं रहती थी, दूध दे आती थी, दही दे आती थी। उसके भाई और भाभी थे। हालांकि झुनिया का वहां रहना किसी को अच्छा नहीं लगता था। और झुनिया कौन है? झुनिया भोला की लड़की है, और उसका जो पति है वो सांप्रदायिक दंगों में मारा गया। तो अब शादी के बाद भी वो लड़की वहीं पर रहती है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर राम राम होती है दोनों में, दूर से देख लेता है। इच्छा तो जागृत थी ही होरी के मन में कि काश ये गाय मेरे घर में आ जाए, परंतु इस दौरान होरी कुछ कह नहीं पाता है। फिर बाद में वो अपनी इच्छा जाहिर कर ही देता है, तो कहता है कि चलो तू कोई बात नहीं, तू ले ले। और उधर भोला के घर में घास वगैरह की कमी आई हुई थी।
तो दोनों की कुछ ऐसे बात बनती है कि चल कोई बात नहीं, तू ये गाय ले ले और देता रहना इसके पैसे धीरे धीरे। अब होरी के मन में वो इच्छा जागृत हो जाती है और वो उसे वादा करके चला आता है। तो आता है घर, तो धनिया जो है तेज तर्रार औरत है और काफी मुखर औरत है, बोल देती है सारी चीजें, ठीक है। तो धनिया कहती है कि वो क्या मुफ्त में देगा, ये वो ये अच्छा। तो ये भोला को क्या सेटिंग करके आता है, भोला से तेज तो था होरी, भोला की जो तड़प थी शादी के प्रति, अभी भी वो सोचता है कि अकेली उसके बिना नहीं रहा जाता, तो वो उसको कहता है कि तेरी मैं सगाई कहीं से ठीक करा दूंगा। होरी कहता है किसको, भोला को। भोला खुश, भोला कहता है गाय क्या, तुम मुझसे जो चाहो ले लो। तो भाई उसके बाद होरी इधर आके भी सेटिंग करता है धनिया के पास कि ऐसा है, उसको हम अगर उसकी सगाई करा देंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा और उसको गाय वो हमें दे देगा। तो धनिया पहले तो बहुत भड़कती है। तो फिर होरी कहता है कि भोला कह रहा था अगर कोई अच्छे घर की औरत घर में आ जाए तो घर घर हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है। मैं तो जब भी तुम्हारे घर के बात से निकलता हूँ तो मैं धनिया को देखता हूँ तो क्या औरत है, मतलब ऐसी औरत तो धरती के तख्ते पे मैंने नहीं देखी। मतलब भाई धनिया तो एकदम फूल जाती है ना। तो धनिया कहती है अच्छा ऐसे कह रहे थे, बताओ वो उनकी सगाई भी कराएंगे उनको, ठीक है ऐसे कह रहे थे, जाओ गोबर उनके घर में घास लिवा के चले जाओ, बड़ी पोटली गोबर के सिर पे और उसके सिर पे। मतलब पहले तो होरी यही कहता है चलो एक ही दे आते, नहीं 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 नहीं, अब तो भाई धनिया तो एकदम प्रसन्नचित्त है। तो कहते दो ले जाओ जल्दी से बड़ी बड़ी और डाल के और आ जाना और ले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो उसके हाथ चल देते हैं भाई, चलते 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 पहुंचते हैं उसके घर पे। देखता है गोबर जो है झुनिया उसको जो है पानी वानी देती है, निकाल के शरबत बनाती है झुनिया गोबर और होरी के लिए। और उसके बाद में जो है पानी वानी पिलाती है, हुक्का हुक्का भर के देती है। और फिर गाय के पीछे पीछे धनिया और झुनिया और गोबर चले आते हैं। इसी बीच में प्रेम प्रसंग पैदा हो जाते हैं और इसी दरमियान जो है गोबर और झुनिया एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। यहीं से जो है सारी बातें शुरू हो गई। अब यहाँ पर ये देख, हाँ बिल्कुल हर्षित, उस समय भी पता था कि लड़कियों को प्रशंसा बहुत, ये आदिकाल से चल रहा है ऐसा, है ना। तो अब दोनों के दोनों आ जाते हैं और अब क्या था, अब झुनिया और गोबर एक दूसरे के समीप आने लगे और गोबर जो है रोज मिलने जाता था झुनिया से। वो कह देती है ना उसको कि तुम तो आते ही नहीं हो, है ना, जो अपने होते हैं वो रोज कहाँ, वो तो रोज आते हैं, तुम तो आते ही नहीं हो। तो बस उसके तो भाई दिल में तार बज चुके थे। अब वो रोज उसके घर पे। अब ये सब होते हुआते अभी अचानक क्या होता है कि झुनिया भी उससे सारी बातें शेयर करने लगती है कि आज मैं गई थी शहर में दही बेचने, एक सेठ है बहुत ही बदतमीज काइंड ऑफ, और मतलब मुझे ऐसे बोला, मेरे साथ बदतमीजी करी और मैंने उसको जो है मैं भी कौन सा कम हूँ, मैंने मतलब वो बताती रहती थी अपने किस्से कि फिर मैंने उसको मतलब टॉर्चर करना शुरू किया कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, हल्ला कर दूंगी, चिल्ला दूंगी वगैरह वगैरह जो भी व्हाटएवर, ये सारी बातें वो शेयर करने लगी अपने अंदर की मन की। तभी क्या होता है कुछ दिनों तक इधर झुनिया जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब गोबर को, भाई गोबर इतना बड़ा तो था नहीं ना, पर हाँ आधुनिकता का पुट तो गोबर के अंदर था। तो गोबर एक आधुनिक जो पुरुष है, आधुनिक पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये तो आपको पता ही है बात, प्रतिनिधित्व किसका कर रहा है, एकदम जो मॉडर्न एज है उसका। तो फिर भी गोबर डरता है और एक दिन रात को वो वहां पर जाता है और जाकर के झुनिया को कहता है कि चलो तुम चलो मेरे साथ। झुनिया भी जो है साथ साथ में चली आती है और उसके बाद में गोबर उसको छोड़ के, भाई गोबर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने माँ बाप को वो कर सके। तो होरी तो खेत में होता है और झुनिया चली जाती है घर पे, गोबर उसको छोड़ के शहर चला जाता है। और तभी जो होरी की बीवी है धनिया, वो जाती है होरी को बुलाने की, जल्दी आओ घर पे, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है जो धनिया है, धनिया और झुनिया, भाई धनिया कितनी भी मुंहफट हो, कितनी भी बुरी हो, पर दोनों की दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों स्त्री हैं। और एक स्त्री को दूसरी स्त्री की पीड़ा समझने का जो पूरा भाव है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ऊपर से वहीं पर उसको बोलने लगती है कि भाई मतलब कितना पागल है, इस अवस्था में जो है छोड़ के बताओ चला गया, पर वो डर जाता है गोबर, है ना।
वो सोचता है, जैसे अमूमन कुछ लोग सोचते हैं, आज भी सोचते हैं, 1936 में भी सोचते थे कि ऐसा करते हैं, अगर घर वाले इंटरकास्ट मैरिज को नहीं मान रहे हैं, या वो तो ऑलरेडी विडो थी ना वो, तो इस तरीके की शादियों को अमूमन परमिशन नहीं होती थी। तो लोग क्या सोचते हैं आज भी कि अगर मैं यूपीएससी कर लूं, या मैं एसएससी कर लूं, या मैं पीसीएस अधिकारी बन जाऊं, तो मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे, इंटरकास्ट हो या कोई इंटर रिलीजन हो, है ना? ऐसा सोचते हैं आप लोग, सोचते हो नहीं? तो यहीं पर हमारे गोबर जी ने भी यही सोचा कि शहर में जाकर के पैसा वगैरह अगर मैं कमा लूं तो मेरे माँ बापा जो है मेरी शादी करा देंगे। ठीक है, ऐसा ही सोचा इन्होंने भी। अब ये वहाँ पर चले जाते हैं शहर में, और शहर में जाकर के अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं, और बहुत बढ़िया खिल निकलता है इसका। पर बीच बीच में इसे इसकी याद भी आने लगती है। इधर जुनिया ने एक पुत्र उत्पन्न कर दिया, मंगल। ठीक है, मंगल जो है यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया, राइट, मतलब पैदा हो गया। अब झुनिया जो है बहुत प्यार करती थी अपने बच्चे को, और इधर ये जो है होरी भी, धनिया भी, सब। इधर गाय भी आ जाती है, तब तक गाय आ जाती है, गाय की स्टोरी सुनते हैं। गाय बंधी हुई ऐसी बढ़िया लगे द्वार पर, सब आए पूछने, अरे भाई कितनी। होरी को भी थोड़ा लंबा चौड़ा फेंकने की आदत सी थी, तो सब सोचते हैं यार इतनी कितनी इसके पैदाइश हो गई, है ना। वो कब का पार्ट है, वो झुनिया आने से पहले ही है, हम झुनिया के उसमें भावनाओं में बह गए थोड़ा सा। तो गाय आ जाती है, और गाय को सारा गांव देखने आता है। तभी क्या होता है, ये बोलती है कि इसको बाहर मत बांधो, धनिया बोलती है बाहर मत बांधो, लोगों की नजर सी पड़ जाती है, और लोग गंदी नजर भी डाल देते हैं। कई बार होता है ना, टोक लग जाती है, लोग ऐसा मानते हैं। तो ये कहता है कि गर्मी है, चलो बाहर बांध देता हूँ। बाहर बांधता है, और तभी वो देखता है हीरा को उसके पास खड़े हुए रात को। तो हीरा को बोलते क्या है, क्या हुआ? कि चिलम लेने आया था, मतलब हुक्का भरने आया था। ठीक है, हुक्का भरने आया था। तो हुक्का भरने के लिए यहाँ पर वो फिर चला भी जाता है। सुबह उठ के देखते हैं गाय मर जाती है, और जो रूपा और सोना बहुत अटैच हो चुकी थी गाय से, वो बेचारी बिखर सी जाती है, और बहुत बुरा लगता है ये सब चीजें, है ना। गाय आई भी और चली भी गई। पुलिस केस हो जाता है, पुलिस आती है, पुलिस को अपना सिलगाने की रहती है। हीरा घर से भाग जाता है, और ये भाग जाता है। इससे पहले एक और कांड होता है बांसों का। बांस जो है बेचता है होरी, और वो पुनिया उससे लड़ने लगती है बांस वाले से, और तभी हीरा बोलता है कि कोई बात नहीं, भैया ने जितना दाम लगाया उतना लेने दो। होरी उसमें कुछ चालबाजी करने की कोशिश करता है, 2 रुपए अपने बनाने की कोशिश करता है। ये सब बातें होती हैं, बांस वाला भी मक्कार निकला, और ये सब बातें। तो इसको लगता है कि भाई हो सकता है बदला लिया हो। तो ये सारी चीजें हो जाती है, गाय भी मर जाती है, पुलिस केस हो जाता है। उस पुलिस केस में जो होरी की बीवी है धनिया, उसका एक बहुत ही उदंड टाइप का रूप देखने को आता है। मतलब कहती है कि मैं उसके घर में भेज करके तलाशी लिवाऊंगी, और मतलब जहर दे के गया वो, क्योंकि ये होरी ही बता देता है धनिया को कि वो मैंने खड़ा हुआ देखा था। तो इसके मन में अपनी ये सारी बातें आ जाती है कि वो वास्तव में उसको जहर दे करके गया होगा। ठीक है, तो पुलिस, अब होरी क्योंकि अभी भी संयुक्त परिवार में ही बिलीव करता था, और अगर भाई अलग हो भी गए तो भी उसके लिए वो भाई थे। वो गोबर से कहता भी है कई बार कि वो भाई भाई ही रहेंगे, मेरे भाई जो है वो मेरे भाई ही रहेंगे, वो कोई अलग नहीं हो जाएंगे। तो तुम इस तरीके से बदतमीजी से कुछ भी बातें मत बोला करो। ये सारी चीजें यहाँ पर होरी के द्वारा कई बार कही भी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रेम है भाई भाई का, वो वास्तव में रिफ्लेक्ट होता है, परंतु यहाँ पर कुछ जलन के प्रति या ईर्ष्या द्वेष के प्रति ये सारी की सारी चीजें, ठीक है जी, हो जाती हैं। हाँ जी, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसने पढ़ा हुआ है वो रिलेट कर सकता है। ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है वो जरूर इसको रिलेट कर सकता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। जो जिसने पढ़ा हुआ है भाई वो रिलेट कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। इसी दरमियान क्या होता है कि ये लखनऊ में, ये शहर में है गोबर, और इसका काम बढ़िया चल जाता है, बढ़िया चल जाता है। तो ये सोचता है इसको झुनिया की और अपने बच्चे की याद भी आती है, और ये गांव में वापस आ जाता है। जब गांव में ये वापस आता है तो इसके स्वर बदले हुए लगते हैं। इसके क्या है, स्वर बदले हुए लगते हैं, यानी कि ये अब एक आधुनिकता का परिचायक होकर के आया है। आधुनिकता, अब जब आधुनिकता इसके अंदर है तो ये किसी भी प्रकार की जाति, किसी भी प्रकार की पार्टी या फिर ऊंच नीच को नहीं मानता है, ऊंच
नीच को नहीं मानता है। इससे इसके मन में है कि सभी बराबर हैं और सभी अपना अपना अधिकार लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये ऐसा सोचता है। तो अब ये गांव में आता है, ये सबके लिए कपड़े लाता है, बहुत सारे पैसे लाता है, मिठाइयाँ लाता है और उससे बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमारे जो होरी जी हैं और हमारी जो धनिया जी हैं बहुत प्रसन्न होती है, झुनिया बहुत प्रसन्न होती है, झुनिया के लिए भी लाता है, बच्चे के लिए भी, मंगल के लिए भी लाता है और सबके लिए कुछ ना कुछ सबके लिए लाता है। अब देखेंगे कि होली का त्योहार आता है, किसका? होली का त्योहार आता है। और इस होली के त्योहार पर अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखें तो हमेशा से अपर कास्ट ही कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते थे और अब तक के रूप में अगर देखा जाए तो बड़े प्रभावी रूप से अपर कास्ट रहा करती थी। अब ये कहता है कि इस बार तो होली का आयोजन हम करेंगे, हम उड़ाएंगे गुलाल, हमारे पास बहुत पैसा है। तो मंगल के ये जो बदले हुए स्वर हैं, जो बदले हुए रूप हैं, इसको देखकर होरी जो है थोड़ा सा परेशान तो होता है कि भाई गोबर ऐसे मत बदल तू। अब उसमें और ड्रामा कर देते हैं ये कि एक ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। क्या? एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, खेल जैसा आयोजन कराते हैं नाटक का। और उसमें जितने भी सामंत हैं गांव के, जितने भी कौन है सामंत हैं, जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उन सभी की एक्टिंग कराई जाती है। क्या कराई जाती है? उन सभी की एक्टिंग कराई जाती है बाय द गोबर एंड ऑल। तो जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, किसी की पत्नी जो है नहीं है, कोई जो है बहुत ज्यादा खाता है, कोई पंडिताई कर करके बहुत ज्यादा परेशान करता है सबको, तो यानी कि ये सब के सब यहाँ पर इस चीज को लेकर के नाटक स्वांग रचते हैं, जिसमें होरी तो भी बहुत परेशान रहता है कि भाई मत कर, क्यों दुश्मनी मोल लेनी है यार, तू तो चला जाएगा, हमारा क्या होगा यहाँ पर, कल को हमें वो परेशान करेंगे सबके सब लोग। तो फिर भी नहीं मानता और वो स्वांग रचता है। और उसके बाद गांव के आधे लोग, भाई होरी की हकीकत तो यही थी, यथार्थवाद पे है ना उपन्यास, होरी की यथार्थवाद की जो उपन्यास, यथार्थवाद पर जो आधारित है ये उपन्यास, उसमें होरी की हकीकत यही है कि वो एक लो लेवल का कृषक है और उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां, उसके सामने क्या है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। होरी का बेटा गोबर उनको ललकारता है। जो जातिवाद है ये कहता है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है और सब अपने यहीं के कर्मों के आधार पर ये जाति ये पाति हमने निकाली है। होरी कहता है कि सब ईश्वर के यहाँ से बन करके आई है। ये कहता है कि नहीं, ये सब हम इसके बनाने के अधिकारी हैं, हमने इनको बनाया है, कोई भी किसी भी प्रकार की विविधता ईश्वर ने नहीं करी है, ये सब इसी समाज में करी गई है। इन सब में बहुत ज्यादा जो है उठक बैठक होती है, उठक पटक होती है और ये वापस अपना झुनिया को लेकर के, मंगल के बिना हालांकि घर में मन नहीं लगता रूपा सोना का, फिर भी ये उसको लेकर के वहां चला जाता है। चला तो जाता है शुरुआत में पत्नी और बच्चे को लेकर के, वहां जाकर के बड़े शहर में अलग प्रकार के चैलेंज आ जाते हैं और ये काम भी ठीक से नहीं करता। फिर एक एंट्री मारती है एक औरत चुईया, याद है, मोटी सी औरत है चुईया, और बाद में इनका बेटा भी मतलब मंगल भी मर जाता है, बीमार पड़ जाता है, कोई देख रेख नहीं करता है। गोबर एकदम से इग्नोर कर देता है सारी चीज़ों को, दारू पीता है, कहीं आंदोलनों में भाग ले लेता है। एक बार उसको बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती है, वो लहूलुहान होकर के घर में आता है। झुनिया उसकी बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है। एक एक पैसे के लिए झुनिया जो है मजबूर थी, लाचार थी, पर वो जो चुहिया औरत थी वो उसकी बड़ी मदद करती है और ये बाद में सही हो जाता है। और वापस से ये सोचता है गोबर कि वास्तव में जो एक पत्नी का रिश्ता है वो वास्तव में कोई भी नहीं ले सकता। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती रहती है। एक पैरेलल कहानी चलती है शहर की। शहरी जीवन में अलग प्रकार के शो ऑफ है। वहां पर राय साहब का अलग बंगला है, राय साहब के अलग शौक है, राय साहब के अलग नौकर चाकर हैं और राय साहब के जो कारिंदे हैं, आप अगर देखें और माने इस चीज को तो आप पूरी कहानी में ये देखेंगे कि राय साहब के जो कर्मचारी कारिंदे हैं वो ऐसे डायरेक्टली आकर के कभी भी होरी के घर में चोरी नहीं करते, कभी भी डाका नहीं डालते, कभी भी उसके ऊपर अटैक नहीं करते, बट इनडायरेक्टली जो राय साहब उनके ऊपर राय साहब का जो शोषण है, जो एक तमंचा है वो लगे रहता है। मतलब 5 रुपए जब माली बनता है, 5 रुपए उस समारोह के लिए होरी कैसे चुकाता है, आपने उपन्यास में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है,
आपने उस उपन्यास में ये बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा कि होरी 5 रुपए भी कैसे चुकाता, देने हैं पर क्योंकि तुम गांव में कौन हो, तुम असामी हो, तुम गांव में जमीन बोते हो और हम कौन हैं, हम राय साहब हैं, हम राय साहब है तो यू हैव टू पे द टैक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें बहुत ही मार्मिक चित्रण के साथ में दिखाई जा रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, इसमें बहुत ही मार्मिक चित्रण से दिखाई जा रही है। ठीक है, होरी की जो सोच है वो ये है कि भगवान ने जब गुलाम बना ही दिया है, गुलाम बना दिया है, तो इसमें हमारा क्या बस है। जब भगवान ने गुलाम बना ही दिया है तो इसमें हमारा कोई भी बस नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां पर होरी का एक और मानना है। होरी कहता है कि जो बिरादरी है उस बिरादरी के बाहर हमारा जाना, उस बिरादरी के बाहर जाना हमारे बस की बात नहीं। बिरादरी को ये सर्वोपरि मानता है। यहीं पर गोबर कहता है, जैसे कहा जाता है ना कि हुक्का पानी गिर जाएगा तुम्हारा, तो गोबर कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा अगर रहेगा तो सब हुक्के पानी गिर जाएंगे, सब हुक्के पानी उठ जाएंगे। अगर पैसा नहीं रहेगा, और अगर पैसा रहेगा तो कोई नहीं पूछता तुम्हें कि क्या जात है, क्या बिरादरी है। आज आप देखो समाज में कोई किसी की जात बिरादरी नहीं पूछ रहा है। तो 1936 में जब ये उपन्यास लिखा जा रहा है तो ये चीजें ऑलरेडी समाज में एग्जिस्ट कर रही है। गोबर के मुंह से वह चीजें कहलवाई जा रही है। ठीक है, ये चीजें है क्लियर आप लोगों को? यहां तक की चीजों में बताएं मुझे कि कोई दिक्कत है। एक बार उपन्यास पढ़ करके आए। एप्लीकेशन का कुछ इशू चल रहा है, जो बच्चे वहां पर हैं और जिनको क्लासें नहीं दिख रही हैं वो मुझे बता सकते हैं भाई, मेल करें मुझे। एप्लीकेशन वाले जो स्टूडेंट है, रूबी है, शालिनी है, हाँ शालिनी, एक बार बच्चे मुझे हिंदी लिटरेचर की क्लासेस 11 बजे एप्लीकेशन पर डेली होंगी। एक बार आप मुझे मेल कर दीजिए, ऐप वाले बच्चे जो भी हैं, कि हमें क्लास नहीं दिख रही है, शो नहीं हो रही है, वट एवर इज योर इशू, वट एवर इज योर कंसर्न। हम मिलेंगे अब 2 बजे शाम को, 2 बजे की क्लास में आकर के मुझे बताइएगा कि ऐप में क्या इश्यूज आपके आए हैं। ठीक है, 2 बजे मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कर्व्स पढ़ेंगे इकोनॉमी के। इजाजत चाहती हूँ क्योंकि चीजें बहुत स्मूथली ऐप में चल नहीं रही है, तो फिर बाकी बच्चों का छूट जाएंगे चीजें। तो कल करेंगे इसको कंटिन्यू। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। गोदान पढ़ के जरूर आइएगा, गोदान पढ़ लीजिए आप सभी। ठीक है।